अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संभल का संग्राम और संभल पर सियासत दोनों कम नहीं हो रही है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा और उन्होंने जो तय किए उन पीड़ितों से मुलाकात की, उनको 5-5 लाख की चेक दी। और उधर पूरा प्रशासन संभल में ज़बरदस्त खुदाई अभियान में लगा हुआ है। बावली और कुएं तलाशे जा रहे हैं, कई मंदिर भी तलाशे गए हैं। संभल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है और ये मसला ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, संभल में हिंसा के दोषियों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आज मैंने वहाँ के एसपी का एक स्टेटमेंट सुना। वो अभी तक हिंसा किसने फैलाई, जिम्मेदार कौन लोग हैं, इन पर महीने भर भी हो गया पर पुलिस अब तक उन तक पहुँच नहीं पाई। इस बीच 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक घटनाक्रम जो सबसे लेटेस्ट है, पहले उस पर चर्चा कर लेते, फिर विस्तार से खुदाई अभियान की तरफ चलेंगे। समाजवादी पार्टी 2-3 इफर्ट के बाद आज पूरी पार्टी वहां पहुंचने में कामयाब रही और उन्होंने जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। 5-5 लाख रुपए की चेक जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी थी, वो आज माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क और 16 मेंबर्स का उनका अपना डेलीगेशन था, उन्होंने मुलाकात की। सरप्राइजिंगली प्रशासन ने पूछा नहीं, कहीं रोका नहीं और कोई तमाशा नहीं हुआ। सब कुछ शांति से निपट गया। इसलिए मीडिया में भी बहुत सुर्खियां आई नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ शांति से हो गया। जो जहां जाना चाहता था वहां चला गया, जो देना चाहते थे वो दे दिया। मामला कोई सनसनीखेज नहीं बना। खबर के दृष्टिकोण से सिर्फ इतनी बात है, आज के डेलीगेशन की 5-5 लाख का चेक दिया, पीड़ितों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाया, आगे की जांच की बात करके डेलीगेशन लौट आया। अब 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस बीच चल रहे हैं जिन पर गौर फरमाने की जरूरत है। घटना नंबर 1, आज एसपी संभल का स्टेटमेंट मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक संभल में हुए इस भीषण दंगे के पीछे कौन लोग हैं अब तक पुलिस नहीं पता कर पाई। अब तक की जांच में यह तय नहीं हो पाया कि दंगा आखिर शुरू कहां से हुआ, दंगा करवाया किसने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दंगे के मास्टरमाइंड का नाम अब तक भी ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन में खुला, ना पुलिस की इंक्वायरी में खुला और ना जुडिशियल इंक्वायरी में खुला। पूरी की पूरी जांच ठंडे बस्ते में चली गई या डाल दी गई। क्यों? क्योंकि घटना की शुरुआत के 1 हफ्ते तक जो तीव्रता थी वो खत्म हो गई और जो जिस किक की तलाश में लोग थे वो एक्चुअली मिली नहीं। इसलिए पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो बहनों भाइयों, ये देश को जानने का हक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक है, इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जानने का हक है कि कौन है संभल की हिंसा का मास्टरमाइंड, किसने वो दंगा कराया। क्या वो कुछ लोग जो जेल के भीतर हैं या इनके पीछे भी कोई सरगना है? और अगर है तो उत्तर प्रदेश की इतनी काबिल पुलिस उस मास्टरमाइंड तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ओपन क्वेश्चन है, खुला सवाल है। संभल का दंगा किसने कराया और वो अब तक बचा हुआ क्यों है? यह इंसाफ की दरकार है, वक्त का तकाजा है और 25 करोड़ लोगों की न्याय की मांग है कि पुलिस को चाहिए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाना चाहिए। तो अब पॉइंट नंबर 5, संभल में पिछले 20 दिनों में जबरदस्त उत्खनन अभियान चल रहा है, जिसको आप हिंदी में खुदाई अभियान कहते हैं। और यह कोई एएसआई नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपना एक विभाग है, राज्य पुरातत्व विभाग। वो विभाग का वहां पर खुदाई का काम कर रहा है, राज्य पुरातत्व विभाग, डीएम की रिक्वेस्ट पर, डीएम संभल की। और उत्खनन में अब तक कई महत्वपूर्ण चीजें मिली जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने राजाओं के वक्त की, पुराने वक्त की बावड़ियां मिली हैं, कुएं मिले हैं, कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं, कुछ कोठियों के अवशेष मिले हैं, जैसा कि आप टेलीविजन दृश्य में देख पा रहे हैं। ये किसी में कुआं है, पुराना कुआं, बावड़ी है, छोटे छोटे अंदर सुरंग टाइप की जगह हैं। वो क्या है किसी को नहीं पता। इसके पहले 3-4 मंदिर वहाँ पर प्रशासन जरूर खोज चुका है,
लेकिन ये बावड़ी और कुएं मिल रहे हैं। इनको बताया जा रहा है पुराने समय राजाओं ने इसे निर्मित किया था, उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, घर बनवा लिए, बस्तियां बस गई। इस उत्खनन कार्य से क्या प्राप्त हुआ अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन को, राज्य पुरातत्व विभाग को चाहिए कि मीडिया में आकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो मिला है किस दौर का है, कब का है, हमारे लिए पुरातात्विक महत्व का है अथवा नहीं है, धार्मिक महत्व का है अथवा नहीं है, एक सार्वजनिक होना चाहिए। लोग संभल का सच जानना चाहते हैं। संभल सिर्फ सनसनी का विषय नहीं है, संभल सिर्फ सियासत का विषय नहीं है, संभल सिर्फ संग्राम का विषय नहीं है, संभल सच जानने का विषय। और सच जानने का अख्तियार इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को है और उन्हें सच जानना चाहिए। तो क्या सच जानना चाहिए? हिंसा किसने की, मास्टरमाइंड कौन, इन्वेस्टिगेशन ढीला क्यों चल रहा है, खुदाई में क्या मिला, यह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए बहनों भाइयों, ताकि एक स्थिति स्पष्ट हो इस प्रदेश के लोगों के समक्ष कि आखिर संभल में हुआ क्या, संभल को मिला क्या और संभल से उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ। ये जानने का हमें हक है, प्रदेश के लोगों का भी है। लेकिन संभल को लेकर जो सियासत की रोटी सेकने की बात कही जा रही थी, बहनों भाइयों, जितना मैं जनता की नब्ज समझ पाया हूं, संभल के मसले को लेकर लोगों के मन में भाव जरूर है, लेकिन जो हिंसा के वक्त एक हफ्ते का माहौल था वो अब ईज हो चुका है। यहाँ तक कि संभल के लोगों में भी अब इस मसले को लेकर कोई मतलब वो नहीं है कि कोई तनाव का माहौल हो। संभल शांत है, संभल संभल चुका है। लेकिन संभल को संभलते देखना शायद हमारे नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को असंतुलित कर रहा है। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है संभल इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया, जब तक हमारे बिना कैसे ऐसे हो गया। ये संभल के लोगों की बहनों भाइयों काबिलियत है। मैं उनकी खुले मन से सराहना करूंगा संभल के लोगों की, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस हिंसा के माहौल को खत्म करके नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ गए, दंगों का जख्म भुला दिया, हिंसा का जख्म भुला दिया और संभल आगे बढ़ चुका है। संभल सिर्फ संभला ही नहीं है, संभल ने इस प्रदेश को भी संभाला है। तो जरूरत इस बात की है कि संभलते हुए संभल को संभाला जाए, ना कि उसे गिराने की कोशिश हो। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है। पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। जिस तरीके से इसको प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि उनको पीड़ित बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पीड़ित है। पत्थरबाज कहाँ से पीड़ित हो जाएगा? इस तरह के लोगों का, पत्थरबाजों का महिमा मंडन बिल्कुल भी उचित नहीं है। संभल के लोगों के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता खड़गे जी, प्रियंका जी और हम सब लोग उस वहाँ की जो दुर्घटना घटी उसके हम लोग सब लोग उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं। कर्नल शरद चरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मेहताब अमरोही बहुत ही जाने माने पत्रकार सीधे अमरोहा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संभल से ज्वाइन कर रहे हैं। और पवन कुमार जैन मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने चर्चित हिंदू मामलों के पक्षकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं डॉक्टर मेहताब अमरोही साहब से करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब स्वागत और धन्यवाद। संभल संभल गया या नहीं संभला सर? अभी क्या हालात हैं वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार की सराहना करूंगा कि उसने इस प्रकरण को लेकर जिस तरह से निष्पक्ष रिपोर्टिंग की और उसने समाज को आईना दिखाया। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी कोशिशों को, आपकी सराहना करता हूं कि आपने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया, जो एक पत्रकार की जिम्मेदारी और एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो उत्तरदायित्व था उसे पूरी तरह निभाया। सवाल अभी हमारे जो मैंकेश्वर जी बोल रहे थे कि वो जो उसमें मरे हैं लोग वो पीड़ित नहीं हो सकते। देखिए, ऐसा है कि
सबसे पहले हमें उस बुनियाद को देखना चाहिए कि उसकी वजह क्या हुई, कहां से शुरू हुआ और क्यों हुआ। सिविल कोर्ट के एक साहब को अपना घर का सिर्फ ये साबित करने में कि मेरा ये मकान पैतृक है, 20 साल का टाइम लग गया। और वहां सुबह को ऑर्डर होता और शाम को सर्वे होता, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हुआ। और जो कुछ भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल एक ऐतिहासिक नगरी है, मोहब्बतों का शहर है, और कभी इस तरह की वहां बात नहीं हुई है। सारे लोग रहते हैं। अब वही एक शेर है, एक शायर ने कहा कि जला के शहर को शाह के मसाइब ने ये कहा, हुजूर का शौक सलामत शहर और भी हैं। जी। तो सवाल ये है कि ये कैसे रुकेगा। हमें ये देखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है हमारे पत्रकार जगत की, हमारे भाइयों की, दोस्तों की, कि मिजाज समझें अवाम का और लोगों को ये पैगाम दें कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम का मैसेज जाना चाहिए और संभल को इतना संभाला जाए कि वो फिर एक बार से आपको बहुत से लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आपके लिए कमेंट्स भी इस वक्त डाल रहे हैं। मैं जैसा अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूं, लोग ये जानना चाहते हैं संभल के लोग क्या चाहते हैं। संभल के लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, खुलूस चाहते हैं। मैंने 2-3 बार विजिट किया इस दरमियान। ये सिर्फ मुसलमान चाहते हैं या भी हिंदू भी चाहते हैं या सब चाहते हैं? नहीं, सब चाहते हैं, सब। मेरे बहुत दोस्त हैं गैर मुस्लिम जो हिंदू दोस्त हैं मेरे। मैं अमर उजाला में भी रहा तो अभयपाल रस्तोगी और बहुत लोग मेरे वहाँ के जान पहचान के हैं। मैं जाता रहता हूँ तो बड़े लोग वहाँ के अच्छे हैं और बड़ी मोहब्बत की नगरी है, छोटी सी नगरी है। कितनी सराय, कितने पूरे, कितने वो हैं, मोहब्बत की दुकान वहाँ चल रही है। लेकिन ये कांग्रेस की दुकान नहीं है, ये मोहब्बत की दुकान है, सिर्फ और सिर्फ संभल वालों की दुकान है। संभल वाले बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या वहाँ की फिजा में फिर कोई तनाव है? नहीं, अब तनाव बिल्कुल नहीं है। जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा आपका समीक्षात्मक की टिप्पणी थी कि जैसा आपने कहा कि वहाँ के लोग संभल गए हैं और 24 घंटे के बाद वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया था। और सर, मैंने तो खुली सार्वजनिक सराहना की संभल के अपने भाई बहनों जी 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 आपकी कोशिशों में कहीं कमी नहीं रही है। ये देश मोहब्बत से चलेगा सर, ये देश भाईचारे से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, आपसी विश्वास से चलेगा। देखिए, जब तक और संविधान से चलेगा। जब तक कि मैं डेडिकेट नहीं होऊंगा अपने भाई के लिए, तो मेरा भाई भी मेरे लिए डेडिकेट नहीं होगा। जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि उत्खनन नाबालिग खुदाई अभियान में क्या क्या हासिल हुआ, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, अब तक की जांच में हिंसा के दोषी क्यों नहीं चिन्हित हुए, और मास्टरमाइंड अब तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा? ब्रजेश जी, संभल की खुदाई में जो बावड़ी, जो मंदिर निकल रहे हैं, उसे आपके टीवी स्क्रीन पर भी अभी लोगों ने देखा, आपने खुद ही दिखाया है, तो मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं। और लगातार पेपरों में और टीवी चैनल्स पे वो दिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 का जवाब। दूसरा, आपने कहा कि गिरफ्तारी, 50 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 91 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। बाटला हाउस से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के, उसी बाटला हाउस से जहां के लिए सोनिया गांधी जी ने आंसू भी बहाए थे आतंकवादियों के मारे जाने पर। और इसी तरह एक एक चीज, एक एक पड़ताल आपके सामने आएगी, सबके सामने आएगी। लगातार जांच जारी है। लेकिन एक बहुत ही चिंता का विषय देश ने आज महसूस किया कि जिस संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन है, आईएसआई का कनेक्शन है, अलकायदा का कनेक्शन है, डी कंपनी का कनेक्शन है, ऐसी जगह पे जाके समाजवादी पार्टी हिंसा के आरोपियों को आर्थिक मदद दे रही है। खैर, ये देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पूर्व में भी आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गई है। सर, क्या ये बयान आप गंभीरता पूर्वक दे रहे हो कि संभल का अलकायदा से कनेक्शन है?
नहीं, आप ये देखिए ना, लगातार इस तरह की अलकायदा चीजें खत्म हो निकल चुका के है आ दुनिया रही से हैं। सर, उसको वो फिनिश्ड, लगातार आ रही हैं जी। अलकायदा खत्म हो चुका है दुनिया भर में। देखिए, अब दूसरे फिनिश संगठन तो है सर। सीमी भी हो गया था, लेकिन नाम बदल के अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो नाम बदल बदल के काम करते हैं ब्रजेश जी, और सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर रखे हुई हैं और जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही हैं, और जितने भी तथ्य हैं वो सब आपके सामने आएंगे। अब मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अमरोही साहब थे, उन्होंने कहा संभल मोहब्बत का शहर है। वहां तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। 1947 से लेकर और आज तक 16 दंगे हुए हैं, 213 लोग मारे गए हैं, उसमें 209 हिंदू हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने एक शेर सुनाया, मुझे भी एक शेर याद आ गया कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढे से मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो वही वो तो मैं लोग जानना चाहता हूं कि इतना जो बड़ा मार दिए दंगा हो गए, गया और उनके पुलिस परिवार आज तक मास्टरमाइंड न्याय के लिए नहीं पकड़ भटक रहे पाई। हैं। कभी उनकी बात नहीं हुई। खैर, मैं पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ ये जवाब दिया उनको कि जो ये कह रहे थे कि वहां कभी ऐसा हुआ नहीं। अरे साहब, वहां के तो सबूत निकल रहे हैं। किस तरह से लोगों को मंदिर छोड़ के भागना पड़ा, किस तरह से लोगों को अपने घर छोड़ के भागने पड़े, अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेके शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन लोग कहते हैं वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, यह पहली बार हुआ है। और इसको कराने वाले जो लोग भी हैं ब्रजेश जी, मैं फिर भारत समाचार पर दावे के साथ आपको कह रहा हूं और पूरे यकीन के साथ, कोई नहीं बचेगा। जो भी दंगा कराने का आरोपी आपके होगा, इस दावे जो का भी कैसे मैं मास्टरमाइंड मानूं कि होगा, आप उसको नहीं सलाखों के बख्शेंगे, पीछे भेजने का वो भी काम तब करेंगे। जब 1 महीने में आप मास्टरमाइंड नहीं खोज पाए। तो आपके इस बयान को मैं पॉलिटिकल ही मानूं और क्या, एक्शन में तो ब्रजेश जी, तब्दील बता नहीं तो रहे, हुआ। 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 91 अरे वो लोग तो चिन्हित मामूली हैं। दंगा करने वाले लोग। और पुलिस पूरी डिटेल्ड रिपोर्टिंग के साथ आपके सामने आएगी, आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। कब देगी हम सर? समाजवादी पार्टी की तरह कब देगी सर? मौलाना नजीर को मुजफ्फरनगर से विशेष विमान में बैठा के लखनऊ ले आने वाले लोग नहीं है। एक थोड़ा क्लैरिटी दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह से क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, और एसपी का आज स्टेटमेंट आया, वो अभी तक उनको कोई क्लू ही नहीं है कि किसने ये दंगा कराया। ब्रजेश जी, क्लू कैसे नहीं है? पाकिस्तानी बुलेट्स वहां से मिली, ये क्लू है। बाटला हाउस से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये क्लू है। लगातार नए नए एंगल आ रहे हैं। अब सारी चीजें टेलीविजन चैनल पे बैठ के कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बताएगी जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं कर लेती है। थैंक यू आनंद जी, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आरोप लग रहा है कि दंगा करने वालों को 5-5 लाख दे के आए हो। दंगा हुआ कहाँ वहाँ? नहीं हुआ? मैंने तो जो टीवी पे और ये क्या सोशल आत्महत्या कर ली है जो 5 मरे 4 मैंने मरे? तो टीवी पे और सोशल मीडिया पे देखा, वर्दी वाले सामने राइफल करके ठाक ठाक गोली मार रहे थे, और पीछे से आवाज भी आ रही, सीधा गोली मार। और आगे जो शब्द हैं उनको मैं यहाँ पे आपके इस पे चैनल पे सिर्फ बीप बीप बोल सकता हूँ। वर्दी वालों ने बिना वर्दी वालों को निहत्थे गोली मारा है। मुझे आखिरी तो सन 1919 की घटना याद आती है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में ऐसी गोली चली थी। आप इस घटना का जलियांवाला बाग से कंपैरिजन कर रहे हो? वर्दी वालों ने सर वो अलग मसला था सर, आप शहीदों का अपमान न करो। वर्दी वालों ने निहत्थे थे, बगैर वर्दी वालों पे अगर एक तरफा गोली चलाई है तो जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, जलियांवाला सबसे जर्जर और सबसे दुर्दांत घटना थी जो मुझे याद आती है। मैंने 92-94 की तरफ हाई स्कूल इंटर किया है। अब मैं इतिहासविद तो हूँ नहीं, इससे ज़्यादा मैंने डिटेल में इतिहास नहीं पढ़ा, सर आपके इस स्टेटमेंट को कंडेम किया जाना मैं चाहिए। एक नया गूगल विद बन गया हूँ अब, क्योंकि अब भारत में ज़्यादातर लोग गूगल विद हो गए। तो मैंने अभी गूगल किया तो एक डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर हैं, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, और महिलाओं से आकर्षण के हथियार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने इनको इस्तेमाल किया। अभी ये जेल में हैं और संघ से इनका कनेक्शन था। संस्कार भारती के ये सदस्य थे। क्या हम लोग संभल पे आए? तो क्या हम ये कहें कि पूरा आरएसएस आतंकवादियों का गढ़ है? अगर बाटला हाउस में कोई घटना हुई तो क्या बाटला हाउस पाकिस्तान को दे दे, उसकी रजिस्ट्री पाकिस्तान के नाम पे करा दे, वहां पे रहने वाला हर आदमी पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाए? संभल में जो कुछ हुआ है, क्या हम सरकारों को इसलिए चुनते हैं
कि वो इधर उधर फावड़ा लेके खोदते रहे, बावड़ी निकालते रहे, कुएं निकालते रहे, कोठी निकालते रहे, महल निकालते रहे। इसमें बुराई क्या है? आप इसमें बुराई क्या है? खोदिए, आप हजरतगंज खोदिए, अगर कुआं बावड़ी ना निकले तो हाँ वो बरगद के पेड़ अरे की खुदाई जड़ हुई, पता है और सांप नहीं बता रहे हो आपकी आप। सरकार ने हजरतगंज की खुदाई कराई थी। जी बिल्कुल। जानते क्यों कराई जी, थी? जी। नीचे मेट्रो चलानी थी। आप कहीं पे भी खुदाई कराएंगे। मुझे सुरेंद्र राजपूत बता रहे थे कितने, मानव- 50 फीट, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इतिहास 50 फीट बता रहे हैं खुदाई हो चुकी मैं है। फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं होता तो इतिहास- मिलता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतिहासविद नहीं हूं। आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो मानव सभ्यता के कोई न कोई अवशेष निकलेंगे। जी। तो कुआं बावड़ी खोदने के लिए बनाया है क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आपका? ये पैसा क्यों 5-5 लाख दिया आपने? जी पैसा किस मकसद से दिया है? क्या करें, मानव संवेदना है। आज 35 दिन हो गए हैं। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? मतलब मतलब एक ही कम्युनिटी के लोगों को पैसा देकर आए हो? नहीं, वर्दी वालों ने सामने सामने सड़क पे गोली मारा है, उनके परिवार का कमाऊ पूत मर गया है। अगर हमने अपनी तरफ से सहयोग कर दिया वो भी पाप है। आखिर हाँ तो जस्टिफाई करो ना, सवाल तो पूछा जाएगा ना। बता तो रहा हूं, जब सरकार मारने पे आ जाए तो विपक्ष का काम क्या है? कम से कम मलहम तो लगाएगी। हमारे पास आप चाहते हो कि संभल शांत रहे, या फिर आप चाहते हो कि उद्वेलित रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब पीस कुछ- चाहिए। हम तो चाहते हैं विकास भी हो, हैं? विकास भी हो, अच्छा। कुछ काम भी हो, कुछ रोजगार भी हो, कुछ नौकरी भी हो। और जो 4 लाख 1000 करोड़, वो जब मैं संख्या में बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता जी। हूँ, उसके जो Thank you, sir. डिफेंस एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट के जो किए गए थे उसका क्या हुआ? बहुत शुक्रिया, मैं सुरेंद्र कौन सी नई धन्यवाद। फैक्ट्री, कौन सा नया Second बिजली round, घर, sir. कुछ काम धंधे की बात कर लो। खुदाई खुदाई खुदाई, धन्यवाद, sir. पुरातत्व विभाग बन चुका है भाजपा की सरकार उत्तर थैंक यू प्रदेश सर। की। सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए। सुरेंद्र जी, संभल अब वाकई देखिए शांत हो रहा है, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सबको भी पहल करनी चाहिए कि शांति हो। न्यायिक जांच हो रही है, हमें वेट करना चाहिए। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो अपनी रिपोर्ट के साथ आएंगे। तब तक क्या आप राजनीतिक दलों की कुछ जिम्मेदारी बनती है? भाई कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती हमको भाजपा सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सच बात यह है कि भाजपा वाले लोग, मैंने सियासत को मैंने भाजपा लिख दिया, ये सब लोग इस तरीके के लोग हैं कि पूरी जिंदगी ये लोग खोदेंगे। क्या खोदेंगे? भारत हिंदू मुसलमान की संस्कृति को खोदेंगे ताकि हिंदू मुसलमान आपस में दुश्मन बने रहें। अभी 3-4 चीज़ें आनंद भाई ने कहा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो इन्हें भी मजबूरी में जॉम्बियों वाली बात करें। इनका दिल नहीं करता होगा करने के लिए, लेकिन इनको प्रेशर दिया जाता है। बड़े पढ़े लिखे हैं तो इसलिए मतलब चेहरे पे तनाव आ जाता है झूठ बोलते वक्त। 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इतनी कमजोर सरकार है, कायर सरकार है, निकम्मी सरकार है? कितनी निकम्मी ये सरकार है कि ये आज आनंद दुबे जी को आरोप लगाना पड़ गया कि साहब सिमी वाले, क्या अलकायदा वाले है, दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से जितना भी इन्होंने लश्कर ए तैयबा, पता नहीं जो भी इन्होंने नाम लिए हों, सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन संभल में थे। पाकिस्तान की बुलेट भी थी और पता नहीं कहां के आतंकी कनेक्शन भी थे। आप इस चीज को देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर इतना बड़ा अटैक तो ना आपने कभी किया ना हमने कभी किया जितना बड़ा आनंद दुबे जी ने किया। आनंद दुबे जी तो कहने लगे 11 साल से कमजोर, कायर और निकम्मी सरकार है। गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कभी कुछ करते ही नहीं सिवाय मतलब वो करने के, चुनाव प्रचार करने के। और मोदी जी तो खैर जुमलेबाज है। वो अमित शाह जी कहते हैं उनको शक है कि तो इस पे अलकायदा है। सर सुन लीजिए ना, अब आपको मैं बताऊं कि इनको शक है अलकायदा हो चाहे कोई कायदा हो। 11 साल से ये लोग क्या अंडे सेक रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आनंद दुबे जी तो 11 साल पहले बड़े अच्छे पत्रकार भी थे, भले इंसान थे। आप पर्सनल क्यों टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकी विद्वता कोई बात कर रहा हूं। आप विचार पे टारगेट, मैं विचार ही पे टारगेट कर रहा हूं। तर्क दीजिए। मैंने फिर वही तर्क ही दिए मैंने। इससे बड़ा तर्क आपके पास होगा क्या कि आप 11 साल से इनकी सरकार है और आज की डेट में कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि संभल में आ गए। अगला तर्क। दूसरी बात आप इस चीज को लीजिए कि संभल में ये हो क्यों रहा है, एसपी क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरे आपके क्या कर रहे हैं? आपके तो सारे आतंकवादी, कैदी अपराधी सब जेल से भी भाग गए थे और जो नहीं भागे थे उनको मार दिया गया था। एसपी कह रहा है तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं एक बात, 2027 तक ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि 2027 तक इन्हें सांप्रदायिक सौहार्द की खुदाई करनी है, जहर की बुआई करनी है, वोटों की फसल काटने की कोशिश करनी है। और मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, एक सरकार है कांग्रेस पार्टी की जो खुदाई करती है,
जिसके सहयोगी लोग खुदाई करते हैं तो मेट्रो रेल बनती है। और एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सांप्रदायिक सौहार्द की खुदाई करती है, कभी मंदिर के नीचे से ये मस्जिद। तो मेरे और कर्नल साहब की बातचीत से आपने चुरा लिया। अरे तो अगर चुरा लिया भाई तो हजरतगंज खोद रहे थे, मैंने कहा ये तो जबरदस्ती आपने अपना बना लिया मान इसको। लीजिए हमने चुरा लिया तो क्या बुरा? कर्नल साहब की बात एक मिनट, बुरा क्या? हजरतगंज खोद कर्नल रहे। साहब को दिक्कत हो तो बता दीजिए, आपको क्या दिक्कत? मर्म वही भाई काम वही- हजरतगंज क्यों खोदा आपने? आपके वहां सीएम ऑफिस से आया क्या? 3 फोन आ चुके हैं हाँ, वही मसला आपसे ये वाला है, सवाल वही पूछे। मसला है। तो अब अब 2 मैं मैसेज आनंद अब दुबे मैं के भी आए आपको- हैं मैं कि आपको- आपसे ये सवाल पूछा मैं जाए। आपको और बताता मैं हूं। पूछ ही नहीं पा रहा हूं। संभल को सुन लीजिए। अभी अमरोही साहब ने एक बात कही थी कि संभल तो है दिल वालों का, हाथ थामेगा मोहब्बत वालों का। एक चीज जान लीजिए, संभल हो। और ये अभी कह रहे थे ना आनंद दुबे जी कि वहां 209 मर गए, 213 मर गए। आनंद भाई, 1978 में आप ही की सरकार केंद्र में थी, आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। किस किस को आप नामित करना चाहते हैं, उसके बाद 4 मुख्यमंत्री आपके बने हैं। आज तक आप लोगों ने एक रिपोर्ट नहीं करी, एक जांच एजेंसी नहीं बैठाई। आप लोग मूल Thank you, रूप sir. से मरे हुए लोगों के ऊपर, लाशों के ऊपर, खून के ऊपर बहुत शुक्रिया। राजनीति करते हो। पवन कुमार ये जैन। बात जो है Thank you, समाज भी जानता है, देश Thank भी you, sir. जानता है। और आने वाले Thank you, समय sir. में आपने जो, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मोदी जी Thank you, और sir. शाह जी के ऊपर जो आपने अटैक किया, उसके लिए आपको थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर। पवन कुमार जैन हिंदू मामलों के पक्षकार हैं। जैन साहब, शुक्रिया आपका। ये संभल की खुदाई में मैंने देखा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर पुरानी कुएं, कुछ मंदिर मिले, कुछ अवशेष मिले, कुछ बावड़ियाँ मिली, कुछ और भी तमाम तरह के अवशेष मिले। क्या आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं जो आपको पता हो कि राज्य पुरातत्व विभाग ने वहाँ क्या क्या हासिल किया? जो जो हासिल किया गया है वो तो लगातार हम सब लोग मीडिया के सामने से देख रहे हैं, और पूरा का पूरा महल है जिसको बावड़ी के साथ में पूरा कमरे वहां पर हैं, 4 कमरे हैं, कुएं हैं, और सारा सामान पूरा जो कुएं निकल रहे हैं, ये सब हमारा गौरवशाली इतिहास है। और ये इतिहास हमारी अगली पीढ़ी को जाना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ थे, क्या थे। हमका जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो सारा का सारा अंग्रेजों ने बदल दिया और पढ़ा दिया गया कि अकबर महान था, अकबर महान था। और जो गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का था, जिसने राष्ट्र के लिए, देश के लिए और घास की रोटियां खाई, वो इतिहास बदल दिया गया है। आज वो हमारी पीढ़ी, हम अगली पीढ़ी को क्या देकर जैन साहब, ये जो बावड़ी, कुएं, महल आप बता रहे हैं, ये किस जमाने के हैं और किस राजा के हैं? कुछ पता चल पाया आप लोगों को? ये जो संभल में निकल रहे हैं, ये सब पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। उनकी यहाँ पर दूसरी राजधानी थी ये, और आला उदल का यहाँ उनके साथ लड़ाई हुई। बावड़ी का जो आया विषय कि ये वहां जब उनसे लड़ाई होती थी तो वहां पर नोट करें सर आप, सैनिक अपनी बारी विश्राम करते जी। थे सैनिक। तो इस प्रकार आला का उदल की ये- पृथ्वीराज चौहान से संभल में वार हुई, आप कहना चाहते हैं, युद्ध हुआ? जी जी, आला उदल गाते थे और अच्छा, वो गाते युद्ध थे। हुआ है वहां। ओके, ये आला उदल एक सेकंड सर, आप उनका फैक्ट अब रख रहे हैं, रहा आप प्रश्न, सुनिए। अभी तक सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल रहे थे 11 साल से सरकार है, क्योंकि ये लोग राजनीतिक लोग हैं तो ये केवल राजनीतिक बात ही करते हैं। इनका ना हिंदू से कोई ताल्लुक है, ना मुस्लिम से कोई ताल्लुक है। मुस्लिम समाज को इन्होंने अब तक, विशेष करके कांग्रेस ने, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज तक इन्होंने हिंदू समाज का कोई भला नहीं किया। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अंसारी साहब, उन्होंने भी यही बताया कि इस मुस्लिम समाज का कोई भला सरकार नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से जो अभी जलियांवाला बाग और आरएसएस से जुड़ा एक व्यक्ति, ऐसी चर्चा जो है शरद राणा जी करते हैं, तो ये सब लोग क्या है, इनका एकमात्र उद्देश्य है, और ये इस बात से बहुत विचलित है
जो बात आपने कही जिन कि उद्देश्य 24 को घंटे लेके के आप अंदर लोगों ने संभल में संभल में शांति और अमन हो गई, ये इस बात से विचलित है। और अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ जैन साहब, जिन उद्देश्यों को लेकर आप लोगों ने संभल में इतना बड़ा कैंपेन चलाया, आपके उद्देश्यों की पूर्ति हुई अथवा नहीं? देखिएगा, उद्देश्यों की पूर्ति तो मैंने कहा कि हमारा इतिहास, हमारी धरोहरें, ये आनी चाहिए। हम लोग, क्या आप लोग कहीं नहीं जाते टूरिस्ट प्लेस पर? क्या हम जयपुर में किला नहीं देखने जाते? क्या आमेर का किला देखने नहीं जाते? क्या लाल किला देखने नहीं जाते? क्या तो जो इतिहास है वहां पर बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, उसमें क्या परेशानी है? तो क्या आप ये ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान का किला है? किसी भी खुदाई से किसी भी पक्ष को कोई कष्ट नहीं है, किसी का मकान नहीं हमने तोड़ा है। अगर वो पब्लिक प्लेस है और वहां पर कुआं निकल रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? किसी का हमने कोई बलात्, कोई कब्जा नहीं किया है। तो ये देश कब ना जान कोई पाएगा ऐसी डिमांड कि की है। संभल की खुदाई में क्या क्या मिला? कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर हो पाएगी? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो ऑथेंटिक जो है डिपार्टमेंट ही बताएगा। जी, ऑलराइट, शुक्रिया सर। हमारे साथ भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने डे वन से इस पूरे मामले पर बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई है। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला और उसके बाद एसपी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, और मास्टर माइंड को ना पकड़ा जाना, और तीसरा, मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ कि राज्य पुरातत्व विभाग वहाँ पर उत्खनन खुदाई के कार्य में लगा हुआ है। क्या हासिल हुआ अब तक? देखिए, खुदाई से कुछ निकले ना निकले, लेकिन इस देश की सियासत में काम करने और चमकने का मौका जरूर निकला है। आज आप ये कह सकते हैं कि संभल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई प्रयोगशाला की तरह बना हुआ है, जो वोट बैंक की राजनीति है उसको हवा देता है, और भाईचारे का चाहे जितना नुकसान हो जाए, समाज में चाहे जितना बदलाव आ जाए, लेकिन हम अतीत की जो खुदाई में लगे हैं और जिस तरह से पत्थरबाजी, घटनाक्रम और गोलियां चली, ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। हिंदू और मुस्लिम को लेकर जिस तरह का माहौल बना, ये दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा सूट करता है लोगों को, राजनेताओं को। एक ज़माना था जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और उस दंगे में काफ़ी बवाल मचा और समाजवादी पार्टी की सरकार उसी दंगे की वजह से चली गई। मुजफ्फरनगर के बाद भाजपा सत्ता में चुनाव जीत कर आई, अब वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो संभल में लोग मर गए, उनके घावों पर मरहम कैसे लगेगा? पत्थरबाज जो थे, पत्थरबाज होना और आतंकवादी होना और लोगों को पुलिस के ऊपर गोली चलाना, इसमें बड़ा अंतर है। समस्या इस बात की है कि हम लोग जब धर्म और आस्था के सागर में डूब जाते हैं तो फिर हमारा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब कैसे हो सकता है? जो धर्म आस्था और प्रेम का संदेश देता हो वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान वाला कारतूस मिला। अरे भाई, जब रिवॉल्वर पिस्टल लोग खरीदते हैं तो विदेशी खरीदते हैं, तमाम लोगों के पास लाइसेंसी है, विदेशी असलहे हैं, और तमाम अवैध असलहे भी हैं जिनसे तमाम हत्याएं और घटनाएं की जाती हैं। वो इंडिया के बाहर के बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के कारतूस मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इस मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर गलती किसी ने की, उसकी सजा पूरे समूह को नहीं मिलनी चाहिए। संभल का दर्द भी तो लोगों को देखना चाहिए कि जिन घरों के चिराग बुझ गए, जहां बच्चे अनाथ हो गए, जहां महिलाएं विधवा हो गई, उनका भविष्य क्या होगा? इतिहास की खुदाई करिए। खुदाई से हम इतिहास को जान सकते हैं, वापस ला सकते हैं। लेकिन जो लोग गोली से मर गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। तो एक बहुत दुखदाई बात है कि हम अपनी प्राचीनता को जानने के लिए
मंदिर और मस्जिद में भेद जानने के लिए हम गोली चल जाए, लोग मर जाएं, खून बहे, ये किसी भी सभ्य समाज में जायज नहीं है। जहां तक बात है बावली की, बावली हो, महल हो, सराय हो, प्राचीन काल से हमेशा इस देश में ये सब चीजें पाई जाती रही हैं। मुगल रहे, मुगल ने बनवाया, अंग्रेज रहे, अंग्रेजों ने बनवाया, जहां राजा महाराजा रहे वहां उन्होंने बनवाए। सबके अपने स्थापत्य कला है, सबके अपने अपने अस्तित्व हैं। लेकिन समस्या यह है कि धर्म के नाम पर लोग लड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, और तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। जब हर पुस्तक में ज्ञान लिखा है तो इतनी दूरी क्यों है? आज समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपया दिया है लोगों को, जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को। सरकार भी चाहती है कि जो लोग मरे हैं उनको कुछ राहत दी जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुदाई का अंत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बात आई थी कि कितना खोदोगे, हर जगह रोज सर्वे के लिए रोज मुकदमे दायर होने लगेंगे, उस पर रोक लगनी चाहिए। संभल ने अगर आपको ऐतिहासिक रूप से कुछ नई चीज दी है तो पीड़ा भी बहुत ज्यादा दे दी है, और पूरे उत्तर प्रदेश के भाईचारे के लिए इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। ये लोगों को सोचना होगा। ब्रजेश जी, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका काम है कि लोगों को संयम बरतना सिखाना, समाज को सही रास्ता दिखाना, धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में रोशनी पैदा करना। लेकिन समस्या यही है कि अगर किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए बहुमत के द्वारा जो कमजोर या अल्पसंख्यक या जो कम संख्या में लोग हैं उनको तकलीफ दे। बहरहाल जी, हम लोग इस समाज में बहुत समय से देखते आ रहे हैं, मंदिर और मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। राम मंदिर का विवाद था, वो खत्म हुआ। अयोध्या, मथुरा, काशी 3 बड़े मामले थे, लेकिन अब संभल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस लड़ाई से क्या हासिल होगा, कितना गौरव हासिल होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक नफरत की जो दीवार खड़ी हो जाएगी उसको हमें रोकना है खड़े होने से। सुनिएगा कि मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। वास्ते खाते हैं हम गीता और कुरान के, सिर झुकाते हैं हम पूजा और अजान में। पंछी उड़ के मंदिर से मस्जिद को जाता है, और चुगा इसका तो दाना उसका भी खाता है। घर घर के झरोके छू के बहती है हवा, मगर मजहब व औकात नहीं पूछती है हवा। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो प्रवक्ता शायरी सुना रहे हैं आपका जवाब जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर मेहताब अमरोही हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मेहताब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कुछ भी संभल में कर रही हैं, करते दिख रही हैं, कोई अंदर से कर रहा है, कोई बाहर से कर रहा है, क्या मैं मानूं कि ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अमन कायम हो और लोग वहाँ पर शांति के साथ रहें, जो न्याय है वो हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, एक शायर ने कहा कि हम दलीलों से करे बात तो रद्द होती है और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। तो पॉलिटिशियंस ने आज कुछ मुशायरा टाइप माहौल नहीं हो गया सर? नहीं, पॉलिटिशियंस की जो सबसे बड़ी जो डाइट है, जो वो डाइट है तो लोगों की तालियां, लोगों का समूह है।
और वो जुमले हैं जिससे समाज के लोग उनकी तरफ आए। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कह रहा, ये सब के लिए है कि उसे जो है वाहवाही चाहिए, वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, भीड़ चाहिए, तालियां चाहिए, इतनी चीजें उसे चाहिए होती हैं, तब उसका पॉलिटिकल कैरियर मजबूत और मुस्तहकम रहता है। तो समाज को अगर मजबूत रखना है तो हमें धर्म को और राजनीति को अलग रखना होगा। ये हमारे समाज को समझने की जरूरत होगी। धर्म और राजनीति जो है एक दूसरे के बिल्कुल खलत मलत हो गया है, बिल्कुल मिक्सअप हो गया है। भाई धर्म जो है उसकी सीमाएं हैं और राजनीति की अपनी सीमाएं हैं, उसकी नैतिकता है, धर्म की आस्था है। दोनों का अलग अलग मेल मिलाप है, अलग अलग सिस्टम है। एक आस्था से चलता है और एक चलता है नैतिकता से। तो जब लोग आस्था और नैतिकता को दोनों को गलत मलत कर देंगे तो सियासत का रंग जो है वो खराब होने की पूरी संभावना है। हमें चाहिए कि हमारे समाज को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो विकास की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो लोगों को जोड़ने की बात करे, वो राजनीतिक दल जो है सामने आना चाहिए। जी, वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक हक है, हमारा कानूनी हक है कि हम वोट देके अपने नुमाइंदे चुनते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी गलती हो जाती है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है समाज का कि एक जरा सी, वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। अमरोही साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ और मुझे वो इफर्ट अभी तक दिखा नहीं, वो इफर्ट मुझे अभी दिखा नहीं कि संभल में जितनी भी कम्युनिटी रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जो जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये लोग आपस में बैठकर ना एक मसले तय करें अपने, और इनको आपस में एक पीस कमेटी बनाकर खुद एफर्ट करना चाहिए। प्रशासन पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में एक कमेटी बनाकर मोहल्लेवार इन लोगों को आपस में मीटिंग करके एक अमन और विश्वास का रिश्ता बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरत है आज के दौर की। पुलिस प्रशासन ये चाहता है शांति बनी रहे, लेकिन उसमें जो है हमारे समाज के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों को चाहिए कि आपस में बैठ के समन्वय बनाए, सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठें, तभी ये मामला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, माहौल बना। धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहिएगा। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, ये तो सुरेंद्र राजपूत ने तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी बड़े भाई जैसे हैं और मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी प्रवक्ता हैं उन प्रवक्ताओं के लिए मतलब एक प्रवक्ताओं के जीते जागते स्मारक के रूप में है और बधाई इनको कि जीर्ण अरे सर, जिंदा है, स्मारक कहाँ बनवाए थे इनका? अपने मजबूत माल्यार्पण कर दूं सर? आपने जिंदा का स्मारक बना दिया। भाई है हमारे सर, इनकी लंबी उम्र की दुआएं सर। नहीं, मैं इन्होंने मैंने यही तो कहा कि हमारे जीते जागते स्मारक हैं ये प्रवक्ताओं के लिए। हजारों डिबेट कर चुके हैं ये, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता, बचपन से इनकी डिबेट देख रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि, और सबसे बड़ी बात है कि जीर्ण शीर्ण हो चुकी पार्टी के अवशेष को अपने मजबूत कंधों पे ढोल रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि इतने अच्छे व्यक्ति, वो है ना कि बस कुसंग चाहत कुशल जिय रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। अब ये बैठ ऐसी जगह गए हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं वहां से। खैर, मैं इस बात से आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। इनकी जब सरकार थी, कहीं बंबई में धमाके, कहीं बैंगलोर में धमाके, कहीं रेलवे स्टेशन पे धमाके, कहीं एयरपोर्ट पे धमाके, कहीं कचहरी में धमाके, कहीं संकट मोचन मंदिर में धमाके। कोई जगह नहीं बची जहां धमाके ना होते हों। लिखा रहता था सामान को छुइएगा मत, बम हो सकता है। ये इन्हीं की सरकार में था। और इनके गृह मंत्री जी बंबई हमले में तो कोट ही बदलते रह गए बेचारे, कई बार उन्होंने कपड़े भी बदल लिए। तो ये फर्क है इनकी सरकार में, हमारी सरकार में। और ये कर्नल साहब तो जलियांवाले बाग से कंपेयर कर लिया इन्होंने। अमरोहा साहब ने कहा कि जी, कर्नल साहब तो जलियांवाला बाग से संभल का, जलियांवाला बाग का संभल से कंपैरिजन किया कर्नल साहब ने। हालांकि मैंने गलत कहा, निंदा की मैंने, आप भले कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर्नल साहब ने जलियांवाला बाग किताब में पढ़ा होगा, उनको लगा होगा कि इस जगह कह देना चाहिए। दरअसल इनकी गलती नहीं है ना।
अखिलेश जी जब शिवलिंग का अपमान कर सकते हैं, वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, खोद डालो। अब तुष्टीकरण का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तो अगर वो संभल की खुदाई का शिवलिंग से तुलना कर सकते हैं, तो इनके प्रवक्ता जो है जलियांवाला बाग से भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए सब छूट है, मिल्क राइस है इनका, इनको माफ कर दीजिए। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मेहताब अमरोही साहब से 100% सहमत हूं कि धर्म और राजनीति को एक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देश में क्या करिएगा? धर्म के आधार पे अलग से कानून दे दिया गया। सेकुलर कंट्री में एक लोगों के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। तो मैं तो कहता हूं कि सबका अकीदा सिर्फ एक किताब पे होना चाहिए, संविधान पे। चलिए संविधान के हिसाब से चलते हैं, सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो लोग झूठा दावा करते हैं सिर्फ किताब दिखाने के लिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान सर नहीं। आज एक काम करो, मुझे डिबेट से हटा के वसीम बरेलवी को बुला लो। आज मुशायरा ही हो जाए सर, मैं कह रहा हूँ मुशायरा ही हो जाए। वसीम बरेलवी साहब देखिए, वो तो बहुत मतलब, मैं सोच रहा हूँ उन्हीं को बुला लिया जाए। का नाम ले अब हम लिया, लोग क्या करें? निश्चित रूप से उनको सुनना बड़ा आनंददायक रहता है, लेकिन आज चूंकि माहौल आपने ऐसा बना दिया कि हर तरफ से निकल रहे हैं, तो हमने जब कहा हम आपके काहे आदर पीछे सर रहे, भाई जिंदा सत्ताधारी दल स्मारक के आदमी यहाँ हैं। बैठे हैं और ऐसे शानदार प्रवक्ता हो तो 2-2.5 घंटे डिबेट करने में भी कोई समस्या नहीं, ये निश्चित मैं रूप कर से सकता हम हूं। लोगों के लिए पूजनीय है। अरे अब ऐसा भी मैं ना तो बहुत करो दिन सर, से मिल नहीं पाया, आज मैं जाने निकलवा वाला दोगे हूं भैया कांग्रेस के से, घर चाय इनको लग पीने रहा के लिए, है बहुत जल्द। आज ये निकलवाओगे इनको कांग्रेस से। ओके कर्नल साहब, भाई आप तो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं। काश उत्तर प्रदेश मुशायरा और कवि सम्मेलन हो जाए, कम से कम ये 25 करोड़ आदमी शांति से रात में सोएगा, दिन में अपना काम तो करेगा। आप ये सोचिए, असंख्य नगर हैं, असंख्य जगह हैं, 5 लोगों की हत्या की जाती है दिन दहाड़े संभल में, और संभल में ही महाराणा प्रताप का किला ढूंढ रहे हैं। आला उदल को भी, पृथ्वीराज को, आला उदल को भी लड़ने के लिए मेरठ ले नहीं, वो गायक थे, वो गाते थे, बिरहा गाते थे जी, वो युद्ध नहीं लड़ते थे। कोई नहीं सर, आप शांत रहें। पवन जी अपनी बारी, आप अपने कंटिन्यू करो। आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। लगातार जो जनता में जागृति आ रही अपने हक और हुकूक के लिए, जिस तरीके से लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं तब धर्म की चाशनीति राजनीति में डाल दी जाती है, ताकि हम अपने मुद्दे से, अपने मांग से, अपनी चीज़ों से पीछे हट जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। और 2024 के चुनाव जो अभी हुआ है लोकसभा का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब कमज़ोर करती तो धार्मिक नफरत की दुकान लेके आती। इन्होंने वही खोली है, लेकिन ये इस एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, जनता इस समय बहुत ज्यादा तसल्ली से देख रही है। सुबह वोट पड़ना है, रात में वहां पे जनता तो बावड़ी और कुआं भी देख रही है सर, बिल्कुल, उसका भी बहुत तो तसल्ली से देख रही, बहुत तसल्ली से देख रही है, और बाल बच्चों के साथ टीवी पे बैठ के देख रही है कि हमने सोचा था लल्ला तुम्हारी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, यहाँ तो कुआं निकल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बस 30 सेकंड दीजिए। जनता बहुत जागृत है, और ये जो 9 सीटों पर भी पीछे लाठी चलाए हो ना, 400 सीट पे नहीं चला पाओगे। इतनी अंबार के साथ भीड़ तैयार खड़ी है, ठका ठक बटने दबेंगी। और जो आपको खटाखट ठका का जो आप उपहास कर रहे हो ना, ये जो आप खुदाई कर रहे हो ना, यही बावड़ी और यही काफी पीड़ा है खुदाई से आपको, यही खुदाई का ही काम बचेगा। कर्नल साहब, राजनीतिक काफी पीड़ा में है आप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का दायित्व है देश के शासन प्रशासन का काम करना, जनता के हक हुकूक की बात करना। हम अपने मुद्दों से नहीं हटेंगे, पीडीए के न्याय के लिए लड़ेंगे, और 27 तक आप चलाए रहिए, ये बत्ती चलाए रहिए। सर अनुशासन का मतलब अनुशासन, आपको क्या करें। समय समाप्त सर। अब सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी तारीफें पाने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दो, या आनंद दुबे ने आपको पटा दिया? नहीं, आनंद दुबे जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे सभ्य प्रवक्ता, अच्छे पत्रकार रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, और धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की और जहर की खेती है, हम तो इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।
और स्पष्ट रूप से आनंद जी जैसे लोग भी जिस दिन कमजोर पड़ेगी भाजपा की जहर की खेती, नफरत की खेती, या तो पत्रकारिता करेंगे या हमारे साथ आएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो जो कथित रूप से हिंदू पक्षकार लोग हैं, जिन लोगों ने आज आला उदल का अपमान किया, कहने लगे गवैये थे, अजीब किस्म के भाई वितंडा के लोग आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी हार मार गए, सही ना जाए। हाँ, जिनकी मार सही ना जाए। मुझे याद है, आप बताइए, दुई मर जाए, तीसरो हाउ खाए मर जाए, खाए मर खाए मर जाए। जाए। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे हिंदू पक्षकार होंगे जिन्हें इतिहास के ई की जानकारी नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि आला उदल तो गवैये थे। इतिहास में इससे बड़ा अपमान इतने बड़े वीरों का, महावीरों का, हमारे क्या नाम बुंदेलखंड के पृथ्वीराज चौहान का भी तो महल ढूंढा ना जैन साहब ने। सर एक सेकंड प्लीज, सर पहले पहला राउंड सर आप संयम बरतें। देखिए कोई किसी में टोक नहीं रहा, सब लोग। पृथ्वीराज चौहान का तो वहां महल था। सर 60 सेकंड है मैं आपको, पृथ्वीराज चौहान का तो वहां महल था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताऊं, आला उदल वहां गए भी थे, ये भी अपने आप में, क्योंकि जयचंद जी ने भेजा, उन्होंने कहा था कि बस संयोगिता का पता करके आओ, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह है कोई इतिहास की। लेकिन ये लोग गवैया कह रहे हैं, दो उन महावीरों को गवैया कह रहे हैं। गलती से मुंह से निकल गया। गलती से क्या मुंह से निकल गया? ये हिंदू पक्षकार है, ऐसे लोगों पर लानत भेजिए। थैंक यू सर। नहीं सर, 60 सेकंड नहीं हुए। नहीं सर, हो रहे ना बिल्कुल नहीं हुए। मैं आपको फिर से एक बात और कहता हूं, आनंद जी रुकिएगा, समय बचा तो सर आऊंगा सर, प्लीज। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार क्यों नहीं देते भाई? आप खुदाई कराइए, रोजगार दे दीजिए, खुदाई से निकाल लीजिए। इतिहास गर्व का विषय है, इतिहास गर्व का विषय है, लेकिन ऐसे हिंदू पक्षकारों के लिए इतिहास शर्म का विषय है, जो हमारे आला उदल जैसे वीरों अब आप शांत हो जाएं सर, मैं पवन जी को आमंत्रित करता हूं। सर धन्यवाद। ये कह रहे हैं और जो पूछ के बता रहे हैं, जो बगल में बैठे ट्यूशन ले रहे हैं, सर डिसिप्लिन, बगल में बैठे ट्यूशन ले रहे हैं, ये इतिहास की जानकारी कराएंगे, ये हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये कम से कम आने वाले समय में। अरे जैन साहब अच्छे आदमी, भले आदमी होगा, धन्यवाद सर। लेकिन जिस तरीके से अब आप शांत हो जाइए, ओके। अदालत में ऐसे लोगों को नहीं, थैंक यू सर, ओके। पवन कुमार, हमारा हिंदू पक्ष इतना ज्यादा क्या नाम अज्ञानी हो गया है। आप सर शांत हो जाए और दूसरा पक्ष भी सुने। पवन कुमार जैन साहब प्लीज गो अहेड। आपसे यहाँ विपक्ष ने कुछ सवाल प्रस्तुत किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों को आपने सुना होगा और उस पर अपना स्पष्टीकरण। जैन साहब। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि इनकी राजनीति यहां से समाप्त हो चुकी है। आला उदल कौन थे? सर बोलने दो, एक मिनट कंप्लीट कर लेंगे। आला उदल मैंने बताया था कि लड़ाई लड़ी थी। नहीं, आप कह रहे गवैये थे। कंप्लीट कर लेंगे, एक मिनट बोलने दो। आप कह चुके हो अपनी बात, आप मत इंटरप्ट करो। नहीं सर, इंटरप्ट नहीं, ना आप बोल चुके हो, प्लीज आप प्लीज, मतलब आला उदल, आप उनको बोलने दो। आला उदल हमारे आप एक सेकंड रुक जाओ। देखो कोई किसी को इंटरप्ट नहीं किया, सुनने की क्षमता विकसित करें। सुनने में आपके कमी है, मैंने यही आप बोले जैन साहब, बोले आप सुन लीजिए, सबका पक्ष है। और आपकी चूंकि यहाँ ये नफरत की दुकान बंद हो चुकी है उत्तर प्रदेश में से, इसलिए आप इतने ज्यादा भड़क रहे हैं। और जो यहाँ पर आप लोगों का बुंदेलखंड के लोग बोलने दो बताएंगे आपको, सर बोलने दो सर, के संबंध बुंदेलखंड सर बोलने दो, आप उनको बोलिए, कंप्लीट क्यों हो गई, इस बात से आप लोग बहुत दुखी है। इस बात से आप लोग बहुत दुखी है, इसके कारण से जो है आप परेशान हैं और ये इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। आप कहीं कोई इसको, अच्छा ये आपने सुना जैन साहब, ये समाजवादी वाले हैं, ये जलियांवाला बाग से तुलना कर रहे हैं। सबके सामने आज तक कोई जैन प्रमाण साहब, है किसी के पास? कोई अरे जैन साहब, किसके ऊपर गोली चलाई है? जैन साहब, लगातार आप उसको जलियांवाला बाग कहते हैं, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप थैंक यू सर। राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके इस प्रकार की बातें करते हैं। नियतों पे गोली चलाते हो, नियतों पे गोली चलाने वाले। थैंक यू सर, ओके। आनंद दुबे जी को 10 सेकंड देते हैं, 1 सेकंड रुक जाए। थैंक यू जैन साहब। हाँ सर, बचा तो दे दूंगा सर, 1 सेकंड सर, रुक जाए, चिंता मत करिए। थैंक यू सर, ओके आनंद जी सर 1 सेकंड सर, थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद। आनंद दुबे जी बोलेंगे 10 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, आप करना नहीं सर, आप करना नहीं, ऐसी भाषा नहीं शोभा देती, बुजुर्ग आदमी है। ओके आनंद दुबे जी 10 सेकंड, गो अहेड। धन्यवाद जैन साहब। अब सिर्फ आनंद दुबे की आवाज ली जाए। दुबे जी बोलिए, 10 सेकंड गिन के। ब्रिजेश जी, इन्होंने पीडीए की बात की, आपके स्क्रीन पर पीडीए का एक वीडियो चल रहा है। संभल में
माता प्रसाद पांडे जी के साथ जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन और सपा विधायक नवाब इकबाल सोफे पर बैठे हुए हैं। वहीं रुचि वीरा जो एक हिंदू सांसद हैं, वो बीच में सोफे के डंडे पर बैठी हुई हैं। ये इनके पीडीए का असली चेहरा है। आप बोल ये देख लीजिए, ओके। महिला का अपमान। अब आप ये बताओ, और इनके सुनिए, हाँ, अरे इतना ही जोश आया तो जरा पीडीए के रोजगार पे बात कर लो। ये जो लड़कों पे लाठी मारा है, अभी हमारा एक लड़का सर, आप बोले 36 दिन बाद जेल सर, में धन्यवाद सर, बोले सर, 10 सेकंड, धन्यवाद सर, सोफे पे कौन बैठा है, स्कूल पे कौन बैठा है, यही चेक करते रहो। एक एक करके दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि ये जो हिंदू पक्ष का इधर बोलने दे, इधर बोलने दे। अरे सर, टाइम खत्म, मुझे डिबेट ओवर करनी। सर आप बोल दो, तुरंत बोल मैं दो। आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, इतने नाहल लोग, इतने इतिहास के कम जानकार लोग अगर थैंक यू सर, के धन्यवाद। पक्षकार होंगे तो बड्डा धार तय है। ही जैन सर, अरे जैन तो क्या हुआ? बड्डा धार कर रहे हैं। धन्यवाद सर, डिबेट ओवर सर, डिबेट ओवर, धन्यवाद, हो गया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अंत में आके इन लोगों ने बता ही दिया कि डिबेट कैसे होती है और ये लोग कैसे कंट्रोल थे। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। अंत में वो सेफ्टी वाल लग रहा है हट गई। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।